हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है। मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का 1.2 एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक थ्योरम देखने को मिलती है। वो क्या है थ्योरम? कि अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम, जिससे हमको ये पता चलता है कि अगर एक प्राइम नंबर p एक होल मतलब पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। जैसे अगर हम लेट करते हैं, लेट p इज ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, देन a इज़ आल्सो डिविजिबल बाई p, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, लिखेंगे वो कि इफ़ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, देन a is also divisible by p। क्लियर है? ये तो थ्योरम है हमारी कि अगर ए स्क्वायर p से डिवाइड होता है तो a भी p से डिवाइड होगा। हालांकि ऐसा होता है, ये हम क्वेश्चंस में यूज़ भी करते हैं। जब हमको कभी कोई रूट का नंबर इरेशनल में प्रूफ करना होता है तो हम इसी को लगाते हैं, है ना। बस इसको यहाँ पर एक छोटी सी लाइन में यूक्लिड की डिवीज़न लेम्मा है, वो हमको क्या कहता है, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड्स लेम्मा। यूक्लिड ने एक लेम्मा दिया था जिसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा। ठीक है, इसके हिसाब से ये इन्होंने क्या कहा था कि इफ़ p डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ ए और b का जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को p डिवाइड करता है तो p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b। इसका मतलब है कि जो p है वो या तो a को डिवाइड कर रहा है या b को डिवाइड कर रहा है। अगर हम बोलें कि a और b इसका जो प्रोडक्ट है वो p से डिवाइड हो रहा है तो इन दोनों में से कोई एक नंबर p से डिवाइड हो रहा होगा। या तो a p से डिवाइड हो रहा होगा या b, या हो पॉसिबिलिटी है कि दोनों डिवाइड हो रहे हों। ठीक है, तो अब यहीं पर आगे देखते हैं कि इफ़ p डिवाइड्स a इंटू a, देन p इज आल्सो डिवाइड्स a। अब पहले डिवीज़न लेम्मा में ये उन्होंने क्या कहा, यूक्लिड ने, कि जो p है अगर वो a और b के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो p या तो a को डिवाइड कर रहा है या b को डिवाइड कर रहा है। इन दोनों में से किसी एक नंबर को डिवाइड कर रहा है। कहीं तो कंपलसरी है, पॉसिबिलिटी है कि दोनों को भी कर रहा हो, है ना। लेकिन अभी हम क्या मान के चलते हैं, इन दोनों में से किसी न किसी नंबर को p डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इफ़ p डिवाइड्स a इंटू ए, यहाँ पर लिखा ना ए स्क्वायर को हमने लिख दिया a इंटू ए में। तो अगर p a इंटू ए को डिवाइड कर रहा है तो या तो ये वाला a p से डिवाइड है या ये वाला a p से डिवाइड है। दोनों कंडीशंस में जो a है वो तो p से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये इस लेम्मा के अकॉर्डिंग ये प्रूफ हो गया, आल्सो डिवाइड्स a। क्लियर है? तो ये थ्योरम हम वहाँ पर लगाएंगे जाके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, एक्सरसाइज 1.2 के। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल नंबर हमने आपको इससे पहले चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन में बताए थे कि वो सारे इंटीजर्स जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल्स होते हैं। ठीक है, उनकी कंडीशन ये रहती है कि वो जो है p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और अगर लिखे भी जा सकते हैं तो p और q का एलसीएम p और q का HCF 1 नहीं होगा। तो वो सारे नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे, लेट रूट 5 इज़ रेशनल। ये हमने एज्यूम कर लिया है। क्या कर लिया, एज्यूम, अपनी धारणा बना ली है, मतलब कल्पना कर ली है कि ये रेशनल नंबर है। तो इफ़ अगर ये रेशनल नंबर है तो ये नंबर p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, है ना। जहाँ पे q, अब लिखेंगे वेयर
q डजेंट इक्वल टू 0, जहाँ पे q 0 नहीं है। और अब हम देखेंगे अगर p और q का जो HCF है वो 1 आ गया तो ये रेशनल है, और अगर ये HCF इसका 1 के अलावा कुछ और आ गया तो ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन को देखेंगे, √5 इज इक्वल टू p अपॉन q, यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हाँ, यहाँ हम देखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, इधर हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p अपॉन q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई q स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो p स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो 5 से डिविजिबल है ना, किसी भी कंडीशन में ये 5 से डिविजिबल होगी, क्योंकि ये इसके इक्वल में 5 का कोई मल्टीपल है, और जब 5 का मल्टीपल है तो वो 5 से डिविजिबल होगा, है ना। तो यहाँ पर साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इफ़ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 देन p is also divisible by 5। अभी इससे पहले मैंने यही चीज़ प्रूफ की थी कि अगर कोई स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो स्क्वायर के बिना भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर p जो है वो एक 5 से डिविजिबल है तो हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, लेट m इज एन इंटीज़र। m क्या है, एक इंटीज़र है। अगर हम इस इंटीज़र में 5 से मल्टीप्लाई करा दें, इस इंटीज़र में किससे मल्टीप्लाई करा दें, 5 से, तो ये p से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है p इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर p 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 की इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये पूरी वैल्यू भी p से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या होगा, तो इक्वेशन 2 में जो p की वैल्यू 5m है वो यहाँ पर पुट करेंगे, p स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 5m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5q का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, तो ये जाएगा 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। इस 5 से 25 कट जाएगा, 5m स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। ये हो गया। तो अब यहाँ से देखिए ध्यान से कि यहाँ पे p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर था, तो हमने क्या माना था कि p स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो p स्क्वायर 5 से डिविजिबल था। यहाँ पर जो q स्क्वायर की वैल्यू है वो भी 5 से डिविजिबल है। m को हमने इंटीजर माना था, तो इंटीजर जो है इंटीजर का स्क्वायर कर देंगे, वो कुछ भी नंबर आए, अगर वो 5 का मल्टीपल हो गया है तो वो q स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ q स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5 देन q इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, जो p था वो भी 5 से डिवाइड हो गया, जो q था वो भी 5 से डिवाइड हो गया। तो एक्चुअल में ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, p एंड q ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो अगर ये को प्राइम नंबर्स नहीं है तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और रेशनल नंबर के लिए इन दोनों नंबर का प्राइम होना ज़रूरी है। ठीक है, और HCF 1 होना चाहिए, बट HCF यहाँ पे ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो एक लाइन हम लिखेंगे, इस साइड लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिख देते हैं कि आवर assumption इज रॉन्ग। हमने एज्यूम क्या किया था कि √5 एक रेशनल नंबर है, बट वो हमारा एजम्पशन जो था वो रॉन्ग हो गया।
यहाँ पर क्या लिखेंगे, आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। कह रहा है इसको प्रूव करो कि ये इरेशनल है। तो कैसे प्रूव करेंगे, अभी पिछला क्वेश्चन मैंने देखा तो उसमें कह रहा था √5, अभी हमने प्रूव किया √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। अगर हम √5 के इक्वल में कुछ ले आए, √5 के इक्वल में करके कुछ, तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। ठीक है, ये नंबर रेशनल है, हमने लेट कर लिया। तो अगर ये रेशनल है तो किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम, P/Q की फॉर्म में, जहाँ Q है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और बाकी P और Q को प्राइम है या नहीं है वो भी आगे चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 2√5 तो इधर ही रहेगा और 3 इधर से निकल के इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा P/Q, और 3 इधर पॉजिटिव उधर निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ से √5 इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करा, इधर डिवाइड करेगा, तो ये P के अपॉन में भी 2Q बना देगा और 3 के अपॉन में भी 2 बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम नीचे लिखेंगे कि P/2Q - 3/2 इज़ रेशनल नंबर। अब ये हमको तो ये पता है कि ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर से रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो एक रेशनल नंबर ही आएगा। क्लियर है, तो अब अगर ये रेशनल नंबर है तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट √5 इज, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने √5 को इरेशनल प्रूफ किया था, है ना। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इरेशनल और ये रेशनल है, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल में ये रेशनल तो नहीं हो सकता। तो ये हमारे इस फैक्ट का विरोध कर रहा है, विपरीत हो रहा है। क्या किसका विरोध कर रहा है, कि ये रेशनल नंबर है, बट अभी हमने पीछे प्रूफ किया था कि ये इरेशनल नंबर है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे दिस contradiction has arisen because, ये कंट्राडिक्ट्स क्यों अराइज हुआ है, क्योंकि हमने अपना अजम्पशन गलत किया था। बिकॉज आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हाँ, तो यह कंट्राडिक्शन अराइज हुआ, क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था। और हमारा एजम्पशन क्या था कि लेट 3 + 2√5 इज रेशनल, और एक्चुअल में ये प्रूव करता है कि ये रेशनल नहीं है, क्योंकि ये कंट्राडिक्शन अराइज हो गया। तो रॉन्ग, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इनमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला है 1/√2, तो इसमें भी वही मेथड लगेगा जो हम पीछे क्वेश्चंस में लगाते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट 1/√2 इज रेशनल। इसको हमने रेशनल लेट कर लिया। अगर ये रेशनल है तो 1/√2 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
पी अपान क्यू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। बिल्कुल अभी जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी इस तरह की ही स्थिति आ गई थी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। यहाँ पर देखिए जो क्यू स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 2 की मल्टीपल है। देन क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, तो जो क्यू है वो भी 2 से डिविजिबल रहेगा। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे क्या, लेट m इज एन इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर q की वैल्यू हो जाएगी 2m। ठीक है, क्योंकि m अगर इंटीजर है तो उसको हम 2 का मल्टीपल बना देंगे और वो q से डिविजिबल हो जाएगा। तो q इक्वल टू 2m, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ से q की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। तो जहाँ पे q लिखा हुआ है वहाँ पे लिख देंगे 2m। तो 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2p का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर टू 2 ज़ा, तो ये p स्क्वायर हो गया 2m स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फिर साइड में लिखेंगे कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन p इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। तो जो p है वो भी 2 से डिविजिबल होगा अगर p स्क्वायर डिविजिबल है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जो q है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, जो p है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये दोनों नंबर का जो HCF है वो 1 नहीं आ रहा है, दोनों नंबर का HCF 1 नहीं आ रहा है। और हमारी इरेशनल होने की जो कंडीशन थी वो यही थी कि इन दोनों का HCF 1 आना चाहिए, रेशनल होने की। तो ये रेशनल नंबर तो है नहीं, क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, 1 के अलावा 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब अवर assumption is wrong, 1/√2 is a इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप जो लैंग्वेज है उसमें कॉन्ट्राडिक्ट्स भी लिख सकते हैं, कि कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब होता है विरोध करना। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, है ना। तो ये विरोध खड़ा हो गया हमारे गलत अजम्पशन की वजह से, तो वो कर सकते हैं ऐसा। लेकिन अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे तो भी कोई गलत नहीं है। क्लियर, अवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, हमारा जो अजम्पशन था, हमारी जो धारणा थी वो गलत है, इसलिए 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वाला पार्ट क्या कह रहा है कि ये हमको प्रूव करना है कि 7√5 एक इरेशनल नंबर है। तो कैसे, वही वाला मेथड लेट करेंगे, लेट 7√5 इज़ अ रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर करेंगे तो हम 7√5 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q डजंट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से √5 है, 7 इधर आ जाएगा तो p/7q, 7 इधर मल्टीप्लाई करा तो इधर डिवाइड करेगा, तो ये इधर डिवाइड करेगा तो नीचे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या हो रहा है कि √5 तो अभी हमने पीछे प्रूफ किया था कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि p/7q इज़ रेशनल नंबर, और ये रेशनल नंबर है और ये इस √5 के इक्वल में दिख रहा है। तो ये क्या हमको शो कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट शो कर रहा है, मतलब एक विरोध शो कर रहा है हमारे लिए कि ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता अगर ये √5 के इक्वल में है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे
द कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन। कौन सा कंट्राडिक्ट राइज हुआ? क्योंकि ये रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल में नहीं हो सकता, ये कंट्राडिक्शन राइज हो गया कि द कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। हमारी रॉन्ग अजम्पशन के कारण ये कंट्राडिक्शन राइज हुआ है। तो इसलिए तो हमारी जो एजम्पशन थी वो गलत थी। एजम्पशन हमारी क्या थी कि √5 इज़ अ रेशनल नंबर। तो जो √5 है वो रेशनल नंबर ही हमारी एजम्पशन थी, लेकिन यहाँ पर ये एजम्पशन गलत हो गई। तो हम नीचे लिखेंगे कि 7√5 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। ये एक्सरसाइज 1.2 एक वीडियो में ही कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए कि ये रेशनल है, वही वाला तरीका पुराना वाला, इसको हम रेशनल मान लेते हैं और लास्ट में थोड़ी कुछ देर बाद फर्दर सॉल्व करेंगे तो आगे हमको पता चलेगा एक कंट्राडिक्शन अराइज हो गया है। ठीक है, तो वही वाली लाइन लिख के हम प्रूव कर देंगे कि ये इरेशनल है। तो लेट 6 + √2 इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में, वेयर Q डजन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। तो अब इधर से देखेंगे √2 इज इक्वल टू P/Q - 6। ये 6 इधर से इधर चला गया तो निगेटिव हो गया, और √2 इज इक्वल टू P - 6Q/Q। तो यहाँ पर ये है। अब ये ध्यान से देखिए, जो ये वाला नंबर है तो रेशनल है, तो हम लिखेंगे P - 6Q/Q इज़ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो जब ये रेशनल नंबर है और ये इधर √2 लिखा हुआ है, √2 हमारा इरेशनल नंबर है। ये हमको हमारी NCERT बुक में शायद एग्जाम्पल में प्रूव्ड है ना। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि वी नो √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो वहाँ से देखेंगे तो ये एक रेशनल नंबर आ गया और ये रेशनल नंबर इस इरेशनल नंबर के इक्वल दिख रहा है ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये क्या शो कर रहा है? ये कॉन्ट्राडिक्शन शो कर रहा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे द contradiction has arisen because of our wrong assumption। ठीक है, तो जो हमारी एजम्पशन थी वो रॉन्ग थी, है ना। तो देखिए ये इस एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना। तो इनमें से, और ये भी है कि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ज़रूर है। लास्ट टाइम भी आया था, उसके पहले भी आया था, उसके पहले भी आया था। तो ये क्लास 10th के एग्ज़ाम पेपर में आता है इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, तो ओवर रॉन्ग एजम्पशन, तो हमारी एजम्पशन क्या थी? 6 + √2 इज़ अ रेशनल नंबर। तो बस यही गलत हो गई। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 6 + √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।